हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी एस्टेट की तैयारी अच्छी चल रही है। आज जो क्लास रहने वाली है वो सीडीपी की यानी कि साइकोलॉजी की रहने वाली है। ये क्लासेस आपको सीक्वेंस से देखनी है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, और नए सिलेबस को देखते हुए आपकी सारी चीज़ें अब मैं अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक आपका रहने वाला है ये बहुत बड़ा आपका मेजर टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कि आपका है लर्निंग। लर्निंग मतलब अधिगम, और अधिगम के साथ साथ आपको ये कहीं पर सीखना भी लिखा मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं वो क्या कहलाता है, वो लर्निंग कहलाती है। ठीक है, जो कि हम अपने लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे फिर पीजीटी हो। ठीक है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू न्यू एक्सपीरियंस एवरी डे, यानी कि आप जो कुछ भी प्रतिदिन अनुभव करते हो, आपके अनुभव के आधार पर आपके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन जिसकी वजह से आ जाता है, वो क्या हो जाती है, वो आपकी लर्निंग हो जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो गलती से एक्सीडेंटली एक गर्म तवे को अगर छू लेता है, या फिर कोई भी गर्म चीज़ है उसको अगर छू लेता है, तो एकदम से वो अपना हाथ उससे पीछे खींचेगा। नेक्स्ट टाइम वो हमेशा उस चीज़ से दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लर्निंग हो गई है, उसको ये समझ में आ गया है कि अगर मैं इसको टच करूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, लर्निंग है। अब वो अपने व्यवहार में भी ले आया उस चीज़ को, अपने बिहेवियर में भी ले आया, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब भी वो उसके पास जाएगा तो अपनी दूरी को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो लर्निंग हो गई। तो अपने व्यवहार में ले आया। ठीक है, सिर्फ आप सीख लेते हो वो नहीं होती है लर्निंग, जबकि आप उसको अपने बिहेवियर में अगर ले आते हो, अपने व्यवहार में अगर ले आते हो, खुद से अगर जोड़ लेते हो उस चीज़ को, तो फिर वो आपका अधिगम कहलाया जाता है, वो सीखना कहलाया जाता है। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो उसका इस्तेमाल आप अपने दैनिक जीवन में भी करते हो, उसका यूटिलाइजेशन भी आप करते हो, तो वो चीज़ें क्या है, वो आपकी लर्निंग हो जाती है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ें सीख रहे हो वो क्या है, लर्निंग है। आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है, परमानेंट, यानी कि स्थायी चीज। ठीक है, तो ये चीज़ है। डेफिनेशन बहुत सारी है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है यहाँ पर। तो एक जो फेमस है आपकी वुडवर्थ की, यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो बन जाती है वुडवर्थ की। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो कहा है कि एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड रिएक्शन। एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड रिएक्शन, यानी कि हिंदी में अगर बात करें, बिकॉज दोनों ही लैंग्वेज को लेकर के चल रही हूँ, नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन क्या होता है, हमने अभी लैंग्वेज की क्लास में ही पढ़ा था, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है लर्निंग मतलब आप नए नए ज्ञान को क्या करते हो, एक्वायर करते हो, नवीन ज्ञान को आप धारण करते हो, और उसके बाद क्या करते हो, आप रिएक्शन देते हो। ठीक है, जैसे मैंने इस केस में बताया कि आपने नया ज्ञान, उस बच्चे ने नया ज्ञान क्या लिया कि अगर मैं गर्म चीज को छूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या था, उसका नया ज्ञान था, और उसके अनुसार उसने क्या दिया, रिएक्शन दिया कि नेक्स्ट टाइम वो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, वो रिएक्शन देगा कि नेक्स्ट टाइम उससे अपनी दूरी बना करके रखेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है, स्किनर ने भी अपनी डेफिनेशन दी है, गेट्स ने भी दी है, वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो आप अपने सेक्शन को जो है वीडियो के जस्ट बाद चेक किया करें, आपको नोट्स अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो आपके पेडागोजी वाले 2 क्लासेस मैंने ली है उसके नोट्स मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिए। बहुत मैसेज आ रहे हैं कि हमें मिले नहीं। आप उस मेल को फिर से ओपन करिए, जो मेल आपको भेजी गई है, जो मेल आपके पास आई थी उसको फ्रेशली ओपन करिए। आपको वहाँ पर एक फोल्डर और एक्स्ट्रा दिया गया है जो कि हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के नाम से, आप उसको ओपन करिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ लाइन लिखी जिसकी वजह से, जिनकी हेल्प से आप लर्निंग को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। लर्निंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है और गोल डायरेक्टेड होती है, यानी कि जो सीखना है, जो अधिगम है, उसका एक उद्देश्य होता है। आप बिना किसी उद्देश्य के कोई भी चीज नहीं करते। आपका कोई लक्ष्य होता है जिसको आपने निर्धारित किया होता है। तो सीखना कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, लक्ष्य होता है। आप किस वजह से पढ़ रहे हो, आपका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, आपको एस्टेट क्लियर करना है। ठीक है, आप कुछ भी लर्निंग करते हो, आप साइकिल चलाना सीखते हो, तो आपका लक्ष्य क्या होता है, आपको साइकिल चलानी सीखनी है। तो लर्निंग का हमेशा क्या रहता है, एक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव और गोल जरूर रहता है। लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल होती है, यानी कि सार्वभौमिक होती है। आप कहीं पर भी कैसे भी सीख सकते हो। ठीक है, आपका बर्थ से लेकर के और एंड तक आपकी जो लर्निंग है, जो अधिगम की वो प्रक्रिया है, वो चलती रहती है, और आप किसी भी समय सीख सकते हैं। आप बैठे, आप खड़े, आप चल रहे फिर हर टाइम आप सीख सकते हैं। ठीक है, और किसी की भी, मतलब कोई भी लर्निंग कर सकता है, फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग तो करते ही हैं, एनिमल्स भी लर्निंग करते हैं, है ना। आप किसी डॉग को या फिर किसी एनिमल को 1 टाइम खाना खिलाओ, 2 टाइम खिलाओ, वो सेम तीसरे चौथे दिन उसको पता हो जाएगा, उसकी लर्निंग हो जाएगी कि मेरे पास खाना आएगा।
ठीक है। तो लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल है, हर जगह होती है, हर जगह कैसे भी आप लर्निंग जो है कर सकते हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। बर्थ टू डेथ चलती है, किसी भी इंसान के जन्म से लेकर के उसकी जो लर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है और उसकी डेथ तक उसका जो अधिगम है वो चलता रहता है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है क्या, अधिगम। इतना समझ में आया। रिएक्शन टू न्यू नॉलेज, आपने जो भी नवीन ज्ञान जो धारण किया है उसके प्रति क्या है, रिएक्शन, उसके प्रति प्रतिक्रियाएं वो दे रहा है। ठीक है, जो कि वुडवर्थ ने दिया था, सेम चीज मैंने समझा दी है। आप कह रहे हैं कि अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग, अगर आपकी लर्निंग नहीं हुई है तो भी कहीं ना कहीं हुई है। इसका मतलब क्या है, आप अगर किसी चीज में कहीं ना कहीं अगर नहीं सक्षम हो पाते हैं, अगर कोई चीज आपकी अधूरी रह जाती है तो उससे भी आप कुछ ना कुछ सीख लेते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अनलर्निंग, अगर आपकी कोई चीज नहीं पूरी हो पा रही, अगर आप आज आपने कोई टॉपिक पढ़ना था, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उससे भी आपने कुछ ना कुछ सीखा है कि मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर लर्निंग नहीं हुई है तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी अधिगम ही है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के वो जा रही है। ठीक है, प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन है इन बिहेवियर में, व्यवहार में प्रगतिशील अडेप्टेशन है, यानी कि अनुकूलन आप कर रहे हो। जैसे आपने लर्निंग करी थी, जैसे बच्चे ने तवे को छुआ था, उसके बाद उसने क्या किया, अडेप्ट कर लिया उस चीज को। किस चीज को, कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको छूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन है, आपके बिहेवियर में आपने जो है धारण कर लिया है खुद को। ठीक है, तो ये तो था किसके बारे में, लर्निंग के बारे में, यानी कि अधिगम के बारे में। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अधिगम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कहीं से भी पूछ लेते हैं, बट फैक्टर से भी आते हैं। तो कौन कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अधिगम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें आप 3 फैक्टर को पढ़ते हो, एक है इंडिविजुअल फैक्टर, टीचर रिलेटेड फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर। एक एक करके सारे फैक्टर्स को आपको समझना है। इंडिविजुअल फैक्टर का मतलब है जो लर्नर है उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है, जो बच्चा है जो लर्निंग कर रहा है उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। चाइल्ड साइकोलॉजी है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे की लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वैसे लर्निंग जो है सभी की ही होती रहती है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे चाइल्ड की लर्निंग की। सबसे पहला जो इंडिविजुअल में आ जाता है, जो फैक्टर आ जाता है, वो आपका मोटिवेशन आ जाता है। ठीक है, सबसे पहला मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा। अगर आप बच्चे को प्रेरित ही नहीं करेंगे किसी भी चीज को सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, अगर आप बच्चे को प्रेरित ही नहीं करेंगे तो बच्चा लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो आपको चाहिए कि आप टाइम टू टाइम बच्चे को क्या करें, मोटिवेट करें, आप उसको प्रेज कर सकते हो। ठीक है, ताकि बच्चे को क्या मिले, मोटिवेशन मिले, वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को करना सीखे और कैपेबल हो। तो आप बच्चे को मोटिवेशन जरूर दें, जैसा भी वो परफॉर्म कर रहा है आप उसको जरूर मोटिवेट करें। दूसरी चीज है विल पावर। विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति होती है किसी भी काम को करने का जुनून। अगर आप अगर कोई भी टॉपिक, मान लीजिए अगर ये टॉपिक अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते तो मैं चाहे कितना जोर लगा लूँ, कितना आपको अच्छे से पढ़ा लूँ, आपका अगर इच्छा शक्ति नहीं, अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे दूसरी बात जो आ जाती है कि बच्चे की विल पावर होनी चाहिए। ठीक है, और उस विल पावर में कहीं ना कहीं टीचर उसको हेल्प कर सकता है। तो विल पावर यहाँ पर सेकंड फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, अगर बच्चे का फिजिकल हेल्थ, अगर बच्चे का शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं, अगर वो बीमार है या फिर उसको कोई और इलनेस है, उसको प्रॉब्लम है, उसको कोई बीमारी है, तो फिर उसको उसकी जो अधिगम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और अफेक्ट होती है। साथ ही बच्चे के अगर मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी अगर ठीक नहीं है तो ये भी बच्चे की जो अधिगम है उसको कहीं ना कहीं बाधित करने का काम करती है। ठीक है, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ यहाँ पर फैक्टर हो जाता है। उसके बाद आती है एज एंड मैच्योरिटी। एज का मतलब क्या होता है, उम्र, और मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता। अगर मैं किसी सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे को अब अगर लर्निंग पढ़ाने बैठूँ तो क्या उसको समझ में आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब आपको अगर मैं लर्निंग पढ़ा रही हूँ तो वो आप उस लेवल तक मैच्योर हैं, आप उस एज ग्रुप के हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। सेकेंड क्लास के बच्चे को मैं उतना ही पढ़ा सकती हूँ जितना उसकी मैच्योरिटी है, जितने वो एज ग्रुप का है। तो आप जो कुछ भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चे के एज को देखते हुए पढ़ाएं और उसकी मैच्योरिटी, उसकी परिपक्वता को देखते हुए जरूर पढ़ाएं। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर है जो कि इंडिविजुअल है, जो कि लर्नर से रिलेट करते हैं। उसके बाद आ जाता है टीचर रिलेटेड फैक्टर, शिक्षक संबंधी कारक। यहाँ पर सारी चीजें शिक्षकों की बात होती है। प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु में आपकी कितनी निपुणता है। अगर मैं आपके सामने आ जाऊं और मुझे कोई भी जानकारी नहीं है या फिर अगर मुझे कम जानकारी है इस टॉपिक या फिर कोई भी किसी भी टॉपिक की, तो मैं आपके सामने उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ। ठीक
ठीक है। लाइक अगर आप जाओगे क्लास में, आप टीचर बन जाते हो, आप क्लासरूम में जाओगे, तो आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने बच्चे को समझाना चाहते हो उसकी नॉलेज आपको ज़रूर हो, ताकि बच्चा जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसका झट से आंसर कर पाए। तो आपकी प्रोफिशिएंसी उस टॉपिक में ज़रूर होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट मैटर में होनी चाहिए जो आप अपने बच्चों के सामने रख रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करने का तरीका, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। भाई सबका अपना अलग अलग चीज़ होती है ना, क्योंकि सब उस चीज़ में ना टाइम लगता है। जैसे अगर मैं आपके सामने इस चीज़ को प्रेजेंट कर रही हूँ, लर्निंग के अगर टॉपिक को प्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ। एक तो मैं बिल्कुल ही सब गोच पोच कर दूँ, आपको कुछ समझ में ना आए। एक मैंने पूरा प्रॉपर यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लिखी। तो प्रेजेंटेशन का तरीका भी बहुत अफेक्टेड करता है बच्चे को, बच्चे का इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं जगाता है। तो टीचर को चाहिए कि वो जो प्रेजेंट है वो बढ़िया तरीके से करे, ठीक है, ताकि बच्चा जो है कहीं ना कहीं खींचा चला जाए उस चीज़ की तरफ और पढ़ने को उत्साहित हो। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर मैटर करता है। उसके बाद आती है पर्सनालिटी। किसी भी शिक्षक का जो व्यक्तित्व है, आप अपने बच्चों के लिए हमेशा क्या कहलाओगे, रोल मॉडल कहलाओगे। आपके बच्चे वही करेंगे जो आप करेंगे, ठीक है। जैसे आपकी पर्सनालिटी हो वैसे ही खुद को, क्योंकि बच्चे का व्यवहार कैसा होता है वो इमिटेट करते हैं, है ना, वो दूसरे की पर्सनालिटी को धारण करना चाहते हैं। तो आपको अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल यहाँ पर बनना है। आपकी पर्सनालिटी अगर अच्छी है तो बच्चे कहीं ना कहीं उससे जो है इम्प्रेस हो गए और वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको धमका के बिठा दोगे, आप उसको सॉफ्टली ही उसी अंदाज में जवाब देंगे ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए और नेक्स्ट टाइम भी अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो ज़रूर पूछे, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन मस्ट होते हैं जो क्लास में आपको अटेंड करने ही करने होते हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटी ऐसे बनाइए, ऐसी किसी भी शिक्षक को बनानी चाहिए अपना व्यक्तित्व कि अगर एक दिन भी छुट्टी अगर टीचर कर लेता तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सोचे कि आज हमारे शिक्षक कहाँ रह गए, ठीक है। ऐसे ना कि बढ़िया नहीं आए, ठीक है। तो व्यक्तित्व जो है वो ऐसा आपको बनाना चाहिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। ये वातावरण संबंधी कारक है जिसमें फैमिली एनवायरनमेंट सबसे पहले नंबर पर है। अधिगम के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है, आपका वातावरण पे डिपेंड करता है, बिकॉज हम लोग इंटरेक्शन से सीखते हैं। स्कूल में बहुत ही अच्छी बात है, टीचर ने समझा दी, बच्चा आ गया, घर पे उसके लिए वो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है। घर पे वही क्लेश मचा हुआ या कोई भी चिक चिक पिक पिक चली हुई है। तो फैमिली एनवायरनमेंट यहाँ पर बहुत मैटर करता है कि परिवार में बच्चे का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, वो उसकी अधिगम को प्रभावित करता है। अगर वातावरण बढ़िया है, पेरेंट्स भी उसको पढ़ा रहे हैं आकर के, उसको उत्साहित कर रहे हैं, उसको होमवर्क बढ़िया तरीके से करा रहे हैं, तो उसकी लर्निंग बढ़िया तरीके से होगी। अगर एनवायरनमेंट ही बच्चे का नेगेटिव है तो बच्चे की लर्निंग यहाँ पर बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट जो एनवायरनमेंट है वो है स्कूल का और क्लास का। स्कूल का एनवायरनमेंट भी बच्चे के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बच्चा वहाँ पर पढ़ने गया है, ठीक है, तो उसका एनवायरनमेंट भी, क्लास का एनवायरनमेंट भी, साथ ही स्कूल का एनवायरनमेंट भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर होता है सामाजिक और कल्चरल, ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक एनवायरनमेंट, सामाजिक और सांस्कृतिक एनवायरनमेंट। आपका इर्द गिर्द कैसा है, आपका सराउंडिंग कैसा है, आप किस संगति में रह रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। आप स्कूल में बहुत बढ़िया बातें सीख रहे हो, आप घर में बढ़िया बातें सीख रहे हो, लेकिन आपका जो इर्द गिर्द है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है या फिर आपका जो सोशल जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं अगर कुसंगति में है तो फिर उसका काफ़ी प्रभाव जो है बच्चे की लर्निंग पर देखने को मिलेगा। साथ ही आपका कल्चरल का इफेक्ट भी काफ़ी मैटर करता है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक जो कि हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। मतलब कि बच्चे के मन में जो है चल क्या रहा है, ये काफ़ी मैटर करता है। तो ये जो थे चारों चीज़ें ये एनवायरमेंटल फैक्टर में है। हमने फैक्टर्स को यहाँ पर स्टडी किया, डेफिनेशन को स्टडी किया। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग को हम स्टडी करेंगे कि अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग में जो सबसे पहला आपका टाइप रहने वाला है वो है मोटर लर्निंग, ठीक है, जिसको आप मोटर अधिगम के बोलते हो। मतलब कि यहाँ पर आपकी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, मसल्स कोऑर्डिनेशन, मसल्स कोऑर्डिनेशन, यानी कि मांसपेशियों का समन्वय। हिंदी में कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, समन्वय देखा जाता है, ठीक है। मतलब कि जब आपके अधिगम इसमें कैसे, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, लाइक वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, ड्राइविंग अगर कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपका मसल्स की कोऑर्डिनेशन यहाँ पर मैटर करती है। तो ऐसे लर्निंग जिसमें आपकी मसल कोऑर्डिनेट करती है वो आपकी मोटर लर्निंग होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है वो आता है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग मतलब जिसमें हम बातचीत करते हैं, ठीक है, मौखिक अधिगम जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज होती है, भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं
और हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, हम अपना जो बात है वो एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो वो लर्निंग कैसी है, वो हमारी वर्बल लर्निंग में आ जाती है। नेक्स्ट जो है कंसेप्ट लर्निंग है, ये इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट लर्निंग मतलब जब आप कोई भी अवधारणा सीखते हो, कोई भी चीज़ आपको अगर बताई जाती है तो आप उस चीज़ को समझते हो। ठीक है, यानी कि इसमें आपका कॉग्निशन शामिल होता है। कॉग्निशन मतलब संज्ञान शामिल होता है। और इस संज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें आ जाती है आपकी रीजनिंग, यानी कि आपकी तर्क शक्ति, आपकी इंटेलिजेंस आती है इसमें, मतलब कि क्या आ जाती है, बुद्धि। ठीक है, उसके बाद आपकी थिंकिंग आ जाती है, थिंकिंग यानी कि सोच। आप कोई भी जब कंसेप्ट सीखते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर छोटे बच्चा है कोई, उसके सामने अगर हम डॉग अगर है उसके सामने, तो जब सबसे पहले उसको बताया जाता है कि बेटा ये क्या है, डॉग है, तो वो अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठा लेता है और नेक्स्ट टाइम जब वो उसको देखेगा तो वो खुद बता देगा कि वो क्या है, डॉग है। तो डॉग का जो कॉन्सेप्ट उसने बैठाया है उसमें उसको रीजनिंग भी लगा रहा है, उसमें वो इंटेलिजेंस कर रहा है। ठीक है, रीजनिंग तो नहीं है, उसमें वो थिंकिंग का, अपना सोच का इस्तेमाल कर रहा है और नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो ये क्या है, आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग है। नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी कि विभेदात्मक अधिगम। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब आप लर्निंग अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो आप उसमें डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो। लाइक एग्जाम्पल की हेल्प से देखो, आप बता सकते हो, आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो कि भाई कोई भी अगर हॉर्न है तो वो बस का हॉर्न है या फिर वो ट्रेन का है, बाइक का है, किसका हॉर्न है ना। तो वो लर्निंग कैसी कहलाती है, वो आपकी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ऐसा अधिगम जिसमें आप विभेद कर पाते हो। ठीक है, दूसरा है आप, नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिखते रहिए, हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि उच्च क्रम अधिगम प्रक्रिया, उच्च क्रम अधिगम प्रक्रिया है, जिसमें आप जो है रीजनिंग वगैरह लगा करके आप अपने क्या करते हो, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका आप समाधान करते हो। पहले आप उस क्वेश्चन को समझते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसका पॉसिबल आप आंसर देखते हो एंड देन बाद में आप क्या करते हो, उस चीज़ का समाधान करते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है। उसके बाद आता है एटीट्यूड लर्निंग, मतलब कि मनोवृत्ति अधिगम। आपका जो व्यवहार है वो किस पर डिपेंड करता है, किसी का भी जो बिहेवियर है यानी कि जो व्यवहार है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके एटीट्यूड पर। ठीक है, आपकी जो मनोवृत्ति है उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करें तो किसी भी डॉक्टर का उसके काम के प्रति जो एटीट्यूड होता है, भाई डॉक्टर है, जीवन बचाते हैं वो, है ना, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनका उनके काम के प्रति कैसा एटीट्यूड है। कोई भी आर्मी मैन है तो उनका अपने काम के प्रति कैसा एटीट्यूड है, तो उनका बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। आपके पेरेंट्स की तरफ आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके ऐसे रिलेटिव जो आपको बार बार ये पूछते हैं बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, तो उनकी तरफ आपका एटीट्यूड कैसा होता है। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी एटीट्यूड लर्निंग है कि आपका किसी के प्रति बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है कि आपका उनकी तरफ, आपकी जो मनोवृत्ति है उनकी तरफ कैसी है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की लर्निंग है जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, और भी बहुत सारी होती है जो आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में इतना ही है। हमने आज लर्निंग को पढ़ा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग को पढ़ा है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और लर्निंग का टॉपिक जो है काफ़ी अपने आप में बड़ा है, बिकॉज अब आपकी लर्निंग की थ्योरीज भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके बाद आपको अभी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी रहता है, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण रहता है, फिर लर्निंग कर्व को करेंगे एंड देन बाद में हम जितनी भी थ्योरीज है लर्निंग की उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे तो नहीं, टाइम कम रह रहा है, तो कोशिश करूंगी मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।